लग जाती. So when our pigeons become a lingua franca, it is called Creole. The opening slot in the sentence patterns by the noun phrase is called functions as the topic of the sentence. Complement, subject और predicate, इसको predicate कहते हैं. Mood is related to the illocutionary force. Mood are क्या है mood? All these. उनमें ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है. ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं. अच्छा जी 36 है. कुछ थोड़े से अल्फाज हैं कुछ नज़र नहीं आ रहे. इंशाल्लाह मैं अकोमोडेट करने की कोशिश करूँगा. Scaler was influential in defining radical structuralism. स्ट्रक्चरलिज्म में ये जो है ये रेडिकल है. रेडिकल का मतलब होता है बुनियादी. उसके बाद अ फॉर्म ऑफ द टीचिंग राइटिंग इन विच लर्नर्स आर गिवन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड. यानी ऐसी फॉर्म ऑफ टीचिंग जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको क्या कहते हैं? गाइडेड राइटिंग. गाइडेड राइटिंग. 4 ऑप्शन है गाइडेड राइटिंग. अनदर नेम फॉर द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज. एक दूसरा नाम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या है जी? A name for the grammar, another name for the grammar translation method is oral method, direct method, classical method, communicative method. तो classical method यानी पुराना मेथड था ना, तो इसीलिए इसे कहते हैं classical method. तो ऐसा मेथड जो GTM मेथड का एक पुराना नाम है. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दूसरा नाम क्या है GTM मेथड का. तो GTM मेथड का दूसरा नाम, चूंकि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है पुराना मेथड है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर या मेथड का GTM ग्रामर टीचिंग मेथड का जो पुराना नाम है उसे कहते हैं क्लासिकल मेथड. ठीक है. उसके बाद 39 है क्वेश्चन. इसके ऊपर देखिएगा. द सेट ऑफ द पॉसिबल ग्रामेटिकल सेंटेंस इन अ लैंग्वेज इज लैंग्वेज, फ्रोल और ऑल ऑफ दीज. इसको कहते हैं फ्रोल. ठीक है. अ सेट ऑफ द पॉसिबल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज, फ्रोल. उसके बाद ओरल मेथड इज अ कंप्लीट. 40 देखें. फर्डिनेंड डी सॉशर ने कंसेप्ट दिया था लैंग और प्रोल का. उसने कहा था कि जितना भी नॉलेज है ग्रामर का उसको हम कहते हैं लैंग. जब उसे हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं इस नॉलेज को किसी फील्ड में, उसको कहते हैं प्रोल. ठीक है. जो इसके मुतालिक नॉलेज है, लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, क्या ये वो, जब उसे प्रैक्टिकल यूज़ में लाते हैं तो उसे वो प्रोल बन जाती है. ये कंसेप्ट किसने दिया था? फर्डिनेंड डी सॉशर ने. आगे देखिएगा. द ओरल मेथड इज नॉट कंप्लीट मेथड इटसेल्फ. ओरल मेथड जो है वो कहता है कि इटसेल्फ कंप्लीट मेथड नहीं है. तो इसका डी है नेसेसरी फ्रेज ऑफ द कंप्लीट मेथड. इसका लास्ट है ये वाला. उसके बाद 41 was awarded the Nobel Prize in Literature. हाँ जी. was awarded the Nobel Prize in Literature in 1948 for his outstanding pioneers
कंट्रीब्यूशन टू द प्रेजेंट डे पोइट्री। प्रेजेंट डे पोइट्री, प्रेजेंट डे का मतलब आ रहा है तो इसका मतलब है कोई मॉडर्न पोएट है। तो बताएं फिर कौन सा मॉडर्न पोएट है हमारा? मॉडर्न पोएट कौन सा है? टी.एस. इलियट। मॉडर्न पोएट कौन है भाई? टी.एस. इलियट। तो टी.एस. इलियट इसका आंसर है। उसके बाद 43 देखें, ये वाला 42 देखें। कहता है कल्चर एंड एम्पिरियलिज्म इज अ सीक्वल टू। एक एडवर्ड सईद ने कल्चर एंड एम्पिरियलिज्म लिखी थी। आपने पढ़ा प्रोज राइटर एडवर्ड सईद को? एडवर्ड सईद ने एक बुक लिखी थी कल्चर एंड एम्पिरियलिज्म। तो उसके अंदर उसने कंसेप्ट दिया था ओरिएंटलिज्म का। ठीक है, तो वो कहता है ये किसका सीक्वल है? तो हम बताएंगे ओरिएंटलिज्म का, ये ओरिएंटलिज्म। और इसका राइटर कौन था? एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद। 43 देखिएगा, ये वाला। पूछा है कि volunteers Pope, Swift and Kant belong to the philosophical movement of the 18th century that celebrated reason, clarity of the thought and statements, scientific thinkings and person's ability to perfect oneself. क्या आएगा? Enlightenment, Renaissance, Reformations of none of these. फिलासफी हमेशा क्या करती है? रेफर्मेशन चाहती है। तो इसका मतलब क्या आएगा? फिलोसॉफिकल मूवमेंट है तो रिफॉर्मेशन चाहते थे, ये रिफॉर्मेशन आएगा इसका आंसर। ये कुछ उससे ज़्यादा वाज़ेह है तो इसको हम अच्छी तरह देख लेंगे। देखिए वो है थोड़ा सा प्रॉब्लम, मेरे कैमरे में इशू है या कोई थोड़ा सा नज़र नहीं आता। एनी हो, हम फिर भी मैनेज कर रहे हैं, मॉडल पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, यू आर लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ सर राना। और कॉन्टैक्ट नंबर इज 0305631946। 44 है बेकन्स डिवोटेडनेस टू वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रैपिड राइज इन द ब्रिटिश कोर्ट विच वॉन्स हिम नाइटहुड। हाँ जी, जब बेकन मौजूद था तो किसकी हुकूमत थी? हेनरी IV, हेनरी VIII। हेनरी VIII कौन था? आप में से कोई बताएगा हेनरी VIII कौन था? इसने कितनी शादियां की थी? 4 वाइफ्स थी। उनको मौत के घाट उतारा। और इसकी बेटी का नाम क्या था? एलिजाबेथ I। बोला करें ना जो चीजें हमने पढ़ी हैं। एलिजाबेथ I किसकी बेटी थी? हेनरी VIII की। ठीक है, अब ये बंदा जब मौजूद था तो सर फ्रांसिस बेकन मौजूद था, तो यही इसका आंसर है। देखिए पॉलिटिकल लाइफ, अगर आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड आता है तो कितने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हेनरी VIII, मैरी ट्यूडर्स, एलिजाबेथ I, जेम्स I, तो ये है इसका आंसर। इन द डिफेंस ऑफ द पोएजी व्हाट डिड सिडनी एट्रीब्यूट्स टू पोएट्री? अब 4 आंसर दिए गए हैं, आपने बताना है, ये हम पढ़ेंगे, मैं आपको क्रिटिसिज्म पढ़ाऊंगा। द डिफेंस ऑफ द पोएजी व्हाट डिड सिडनी एट्रीब्यूट्स टू द पोएट्री अ रियलिस्टिक पावर दैट कैन नॉट बी मेड टू सीन्स लाइक द मोरल allusions and trickery. A defensive power whereby poetry and its figurative expressions allow the poets to avoid censorship. A magical powers whereby the poetry plays tricks on the reader. A moral powers of whereby poetry encourages the reader to emulate virtuous mode. तो ये पहले वाला ठीक है, moral power, realistic power। उसने पोइट्री को एडमायर किया था, कि पोइट्री को डिफेंड किया था इसने। और इसके ऊपर पोइट्री के ऊपर इल्ज़ाम किसने लगाया था? एक प्योरिटन था स्टीफन गॉसन। स्टीफन गॉसन जो था, स्टीफन गॉसन ने एक बुक लिखी थी, द बुक ऑफ अब्यूज़। और इसमें किसके ऊपर चार्जेस लगाए थे? पोइट्री के ऊपर। मदर ऑफ लाई है,
लायर की दुनिया है, ठीक है, मदर ऑफ ऑल इवल है, इस तरह के बहुत सारे उसने पांच उसने चार्जेस लगाए थे। पोएट जो हैं वो झूठे होते हैं, इमोरल होते हैं। वो प्योरिटन था तो उसने फिर उसका आंसर दिया था सिडनी ने, एन अपॉलॉजी फॉर द पोइट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरन प्ले इज नॉट ट्रेजी कॉमेडी। अब देखें यहाँ पे मैंने इस गाइड के ऊपर जब देखा है तो इसके ऊपर इसका आंसर गलत है। उसने किया हुआ विंटर टेल का आंसर। अब विंटर टेल भी ट्रेजी कॉमेडी थी, हमने पढ़ा। द टेम्पस भी ट्रेजी कॉमेडी थी। विंटर टेल में स्टोरी है कि दो फ्रेंड होते हैं, ल्यूनेटस और ल्यूनेटस एक बादशाह होता है और ल्यूनेटस का एक फ्रेंड होता है, ठीक है। दोनों, वो बहीमिया का राजा होता है और ये कोई डेनमार्क एरिया, कोई इस तरह की जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये दिखाया गया है। तो ल्यूनेटस का एक फ्रेंड होता है जो कि बादशाह ही होता है। उसकी वाइफ होती है हरमोन्स। तो हरमोन्स जो है वो उसके ऊपर शक करता है कि वो क्या करती है, उसके लेजिटिमेट रिलेशन है मेरे दोस्त के साथ। तो जैसे ही उसके ऊपर शक करता है, उसके बाद वो पोलो को के पास भेजता है। उसके बाद वो यानी दोस्त को मारने की कोशिश करता है, वो छोड़कर चला जाता है। फिर उनसे एक बच्चा पैदा होता है, उसके यहाँ भी एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी को भी वो घर से बाहर फेंकवा देता है। वो बेटी जो है फिर उसको मिलती है, उसके बेटे को, फिर वो वापस आ जाते हैं। तो हमने देखा कि वो उस तरह फिर उन सब का मिलाप हो जाता है। जिस स्टोरी का एंड मौत पे नहीं हो रहा ना, वो समझ ले कॉमेडी है। तो ये सारी ट्रेजी कॉमेडी है। ये विंटर टेल भी ट्रेजी कॉमेडी है, ये टेम्पेस्ट भी ट्रेजी कॉमेडी है, ठीक है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में, उसमें औरतें मैंने बताया था, इसमें पोर्शिया नामी लड़की होती है। अब ये सारी उसने आंसर दिया हुआ है रॉन्ग। तो इस बुक के ऊपर बहुत सारी गलतियां हैं, मैंने ये देखी है। ये जो कैरावान की बुक है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं भाई। तो इसका आंसर है रोमियो जूलियट, इसमें डेथ होती है, ये ट्रेजेडी है। उसने पूछा है कि कौन सी ट्रेजेडी, उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज नॉट अ ट्रेजी कॉमेडी। तो ये ट्रेजी कॉमेडी नहीं है जो रोमियो जूलियट, आपकी बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है। आगे 47, अ डेलिकेट विजुअल कार्ड ऑपरेट इन ऑस्कर वाइल्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ द बीइंग अर्नेस्ट। ये क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइजिंग द अंडरलाइंग मीनिंग्स। अब अक्सर उसमें क्या करता है, पैराडॉक्स यूज करता है, हाइपरबली यूज करता है, उसके बाद इस तरह ऑक्सीमोरॉन्स और इस तरह के बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं वो यूज करता है। कौन, ऑस्कर वाइल्ड। तो ऑस्कर वाइल्ड ने इसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज किए हैं, हम कहेंगे ये उसने यूज किया है इसके अंदर। लिंडा इन इब्सन्स आ डॉल हाउस प्रोवाइड अ सब प्लॉट बाय हर रिलेशन विद द क्रोंगस्टर्ट्स एंड सर्व एज द फॉयल। फॉयल होता है काउंटर पार्ट, कि उसके मुकाबले पे कोई और हो, उसको कहते हैं फॉयल। फॉयल्स एंड द मॉडल टू, किसका वो मॉडल है, नोरा का। उसमें मेन कैरेक्टर क्या है, नोरा हु रिकॉग्नाइज। मैंने आपको डॉल हाउस की स्टोरी सुनाई थी कि डॉल हाउस में एक बैंक में जॉब करता है, मैनेजर होता है, उसकी वाइफ होती है, नाम है नोरा। उन दोनों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो कर्जा नहीं लेंगे। वो बीमार पड़ जाता है तो वो इसके दोस्त के पास नोरा चली जाती है, फ्रेंड के पास। तो उसके साथ वो अक्सर उससे मिलता, उसके घर आता। ये तो बीमार होता है, ये इससे कुछ पैसे ले लेती है। अब जब पैसे ले लेती है तो ये जो फ्रेंड है, इसे, ये नोरा खूबसूरत है, तो नोरा का हस्बैंड बीमार है, ये उसको सड्यूस करता है, सेक्सुअली सड्यूस करने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम मेरे साथ इलेजिटिमेट रिलेशन बनाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारे हस्बैंड को बताऊँगा तुमने मुझसे पैसे लिए। तो वो पहले सोचती है कि वो बताएगी, वो उसके साथ क्या इसके साथ इलेजिटिमेट रिलेशन बनाए नोरा, या वो अपने हस्बैंड को खुद ही बता दे। वो खुद ही बता देती है। तो वो उसको कहता है कि तुम क्या हो, प्रोस्टिट्यूट हो, तुमने गलत काम किया है। तो वो इस गुस्से में आके अपना सामान पकड़ के बाहर निकलती है। तो ये उसका हस्बैंड उसे कहता है कि तुम, पता नहीं है तुम वाइफ हो, तुम बच्चों की माँ हो, तुम जाओगी कहाँ। तो वो कहती है कि मैं इन सारी शक्ल को तोड़ के जा रही हूँ। तो उसमें एब्सन जो है, जैसे वो हेडा गैबलर भी इसका है, तो एब्सन हमेशा क्या करता है, एक ऐसी स्टोरी आपके सामने रखता है जिसमें फीमेल की लिमिटेशन, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है और बताता है। इसका आंसर नोरा है। Shaw was influenced by the dramatic plays exactly titles every middle and professional class suburbs in Europe.
तो किससे वो मुतासर था? बर्नार्ड शॉ, इब्सन से। इब्सन से वो बड़ा इन्फ्लुएंस था। कंटेम्प्रेरी ड्रामा सॉ द ब्रैकेट्स क्रिएट, क्या किया उसने? एपिक थिएटर का कंसेप्ट दिया था। बर्टोल्ट ब्रैकेट ने एपिक थिएटर का। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन टू बी द जस्टिफिकेशंस रेस्टिंग्स ऑन थियोलॉजिकल सिस्टम्स डेफिनेट at almost all the carefully articulated in doctrines Christianity Dante's and accepted as Dante as accepted from the Summas of Aquinas। तो ये किसके मुकाबले पे लिखी गई है? क्या लिखी गई? जस्टिफिकेशन, किसकी जस्टिफिकेशन के लिए लिखी गई? हमने देखा था द वेज ऑफ गॉड टू मैन, इसके लिए ये लिखी गई है। उसके बाद व्हाट डज द कीट रेफर टू अर्न टू, क्या रेफर किया उसने? अर्न को क्या, अर्न टू क्या रेफर किया है? एन अनरेविश्ड बॉयड ऑफ क्वाइटनेस, यानी उसने अर्न को, जो अर्न को कहा है कि अर्न बिल्कुल ऐसा है, ऐसी दुल्हन है जिसको अभी किसी ने टच नहीं किया। अनटच्ड ब्राइड है, अनटच्ड ब्राइड, ऐसी दुल्हन जिसको अभी टच नहीं किया गया, उसे कहा है अनरेविश्ड ब्राइड। जॉर्ज इलियट पुट अ गुड डील ऑफ द डिवाइडेड फीलिंग्स अबाउट इनटू द स्टोरी ऑफ द मैगीज एंड टॉम्स। कौन सी स्टोरी उसने दी है उसके अंदर? रीजन की, हर ओन चाइल्ड, अपनी चाइल्डहुड की। उसका एक भाई था, उसका नाम था एसक, ठीक है। जो एसक था, एसक उसका भाई था एक, तो उस एसक के जो जॉर्ज इलियट के साथ भी ऐसे ही ताल्लुकात थे। तो उसने अपने भाई और अपनी लाइफ जो है वो इसके अंदर पोर्ट्रे की है किसी हद तक अपने नावल मिल ऑन द फ्लॉस में। मैगी का जो करेक्टर है साथ टॉम है। उसके बाद 1954 है, देखिएगा। 19th century successors in the novels theatre approach the Jane Austen developed by the formal disciplines and the concentration on themes। क्या थीम था उस वक्त? इकोनॉमी ऑफ द वर्ड, एक्शंस, यूज ऑफ द पैराडॉक्स, यूज ऑफ द फंस, इकोनॉमी ऑफ द वर्ड एंड एक्शंस, ये था उस वक्त। क्या था? इकोनॉमी ऑफ द वर्ड। 19th century में लोग क्या थे? इकोनॉमी के बारे में ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। Fairy Queen and epic poems and fantastical celebrating the Tudor dynasty। अब आपको पता है कि एडमंड स्पेंसर किस एज का है? एडमंड स्पेंसर की एज डेफिनेटली रेनेसेंस एज है ना। रेनेसेंस एज चल रही थी। पॉलिटिकल लेवल पे देखा तो एलिजाबेथ भी थी उस वक्त। तो वो किसकी? ट्यूडर गवर्नमेंट थी ना, उसको ट्यूडर गवर्नमेंट कहा जाता है या ट्यूडर डायनेस्टी कहा जाता है क्योंकि उनके ख़ानदान का नाम ट्यूडर था। तो इस मतलब से ये एक किसकी है? एलेगरी है। किसकी? ट्यूडर गवर्नमेंट की एक एलिगोरिकल पोएम दिखाई गई है कि किस तरह एक क्वीन जो है उसकी हिफाजत कर रहा है। मैं आपके साथ इधर से कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ, यहाँ से कुछ क्लियर नहीं आ रहा। 58 देखिएगा। Eugene O'Neill argues that there can be tragedy of the common man। हाँ जी, यूजीन ओनील कहता है कि एक आम आदमी की ट्रेजेडी हो सकती है। क्या कहेंगे? False it was Arthur Miller, false it was Tennessee William, false it was Thompson Wilders, true। हाँ जी, यूजीन ओनील क्या कहता है? एक आम आदमी की ट्रेजेडी हो सकती है, हो सकती है। आर्थर मिलर ने जो ट्रेजेडी दिखाई है, अगर आप देखें तो आर्थर मिलर ने भी एक आम आदमी की ट्रेजेडी दिखाई है, ठीक है। अब जो जॉन प्रॉक्टर है वो क्या है? वो एक आम बंदा ही है लेकिन उसकी ट्रेजेडी दिखाई है। लेकिन इसके बारे में कहा इसने ही है, यूजीन ओनील ने। यूजीन ओनील ने भी आम लोगों पे लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि यूजीन ओनील ट्रू आंसर है। उसके बाद 3 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थिएटर्स ऑफ द अब्सर्ड आर।
थिएटर ऑफ अब्सर्ड की 3 जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या हैं? इलॉजिकल प्लॉट है, लैंग्वेज स्टार्ट, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज दैट यूजेस द नॉनसेंस एंड द नॉन सिक्वेटर्स एंड कैरेक्टर दैट आर एग्जिस्टेंशियल बीइंग। ये मैंने आपको बताया था ना, ये है। लेकिन आपकी इस बुक के ऊपर इसका आंसर ही नहीं दिया हुआ, मुश्किल चीज़ों के आंसर ही नहीं दिए हुए इस बुक के ऊपर। 60 देखिएगा, द लिटरेचर ऑफ डैश सॉ द स्टेडी emergence of the novels which provided the real literature for the children either for their instructions and entertainment. Thus the child become either the centrals or the subject and object of the many of the writing. हाँ जी, कौन सी एज है जिसमें सब्जेक्ट जो है रखा गया है, बच्चों के ऊपर लिखा गया है, इनोसेंट के ऊपर लिखा गया है, इंटरटेनमेंट दिखाई गई है, बच्चों की के बारे में भी बताया गया है। रोमांटिक एज कौन सी है? ये रोमांटिक एज है। इसके ऊपर कुछ और ही आंसर दिया गया आपकी बुक के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। उसके बाद द वाइफ ऑफ बैथ्स फेम ड्राइव्स फ्रॉम द चॉसर्स डेफ्ट कैरेक्टराइजेशंस ऑफ एज अ ब्रेसी वोमन। अब वाइफ ऑफ बाथ का मतलब वो कहता है कि उसका नाम दे पूछ रहा है। ये उसका एलिस उसका नाम था। ये वाइफ ऑफ बाथ तो उसका एक ऐसे उसे टाइटल मिला हुआ था ना, लेकिन उसका नाम एलिस था। क्या था उसका नाम? एलिस। तो ये इसका राइट आंसर है। ये चीज़ें नोट करनी है। वो आपको ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने बुक्स को सारा पढ़ा हुआ है, जस्ट स्टोरी नहीं सुनी हुई। तो ये सारे क्या हैं? ऑप्शन गलत हैं, ये ठीक है। एलिस नाम याद कर रहे हैं। वाइफ ऑफ बाथ का जो रियल नाम था, क्या था वाइफ ऑफ बाथ का नाम? एलिस। उसके बाद आगे देखें 62, बिटवीन 1349 1350 इंग्लैंड लॉस नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ जी, किसमें? मैंने आपको बताया था कि चौसर के वक्त मेडिवल एज में एक 3 तरह के प्रॉब्लम थे चौसर की एज में। एक पीसेंट रिवॉल्ट, दूसरा क्या बताया था? ब्लैक डेथ, और 100 ईयर वार। किसके दरमियान हुई थी? 100 ईयर वार किसके दरमियान हुई थी? इंग्लैंड और, बोलें भी, इंग्लैंड और किसके दरमियान? इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान एक 100 ईयर वार हुई थी, पीसेंट रिवॉल्ट हुआ था, और ये तीनों चीजें जो हैं उस वक्त चल रही थी। ठीक है, ये हमने कौन सा किया है? ये वाला। 63 देखिएगा, कीट रोड हिज 6 ऑड। अच्छा, कीट्स ने 6 ऑड लिखी थी। कीट्स को पैसों की जरूरत थी, बड़े भाई ने काफी इसके ऊपर